नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। आप जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपके बहुत महत्वपूर्ण लेसन्स के बारे में जो आपके मिड टर्म में और फाइनल एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो सदाबहार हैं और इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो क्यों ना इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया जाए। ये वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, थोड़ी सी का मतलब आधा एक घंटे के आसपास ये वीडियो होगी। तो आपको जो भी इस वीडियो के अंदर मिलेगा बहुत ही डिटेल में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैं फैक्ट्स इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ वो आपको हर जगह काम आएंगे और आपका एक बेस की तरह काम आएगा। हर क्वेश्चंस एक बेस है, इसमें आगे के लेसनों को भी आप कवर कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। तो हमें इस तरह से पढ़ना है कि आगे के लेसन भी कवर हो सके। और दूसरा, इस वीडियो लेक्चर में ये जो कोई क्वेश्चंस आएंगे, जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको, उसे भी आपको ढंग से पढ़ने को मौका तो मिलेगा और अच्छे से समझने को भी मौका मिलेगा। तो समझते हैं। आपके सामने यूरोप का एक मैप दिख रहा होगा। यूरोप के मैप में आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यूरोप ऐसी धरती है जहाँ पर पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और शीत युद्ध जो है 1945 से लेके 1991 तक रहा। ठीक है, 1945 से लेके 1991 तक शीत युद्ध रहा। ये सारी घटनाएं, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध हो या फिर कोल्ड वॉर हो, इन सब में आपको ये दिखेगा कॉमन कि यूरोप की धरती जो है, जो कॉन्टिनेंटल जिसे हम कहते हैं, महाद्वीप जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। आप ये अनुमान लगा लीजिए कि पहले विश्व युद्ध के अंदर अनुमानित 3 करोड़ लोग मारे जाते हैं। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर 6 करोड़ लोग मारे जाते हैं। यानी पहले विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते जो तबाही है, जो नुकसान है, वो दुगना हो जाता है और बहुत ही बड़े स्तर पे ये नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखेगी, ये यूरोप में ही हो रहा है। यूरोप जैसे महाद्वीप में ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो आपको ये समझना है, यूरोप ऐसी धरती है, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो इस भयानक जो नज़ारा है ये देखा है इन्होंने। यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो विश्व के इतिहास में पहले कभी घटित नहीं हुई है। तो यूरोप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। एक इसमें कॉमन जो ज़मीन है, जो कॉमन धरती है, एक सामान्य जो धरती है जो प्रभावित होती है वो है यूरोप। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होता है कोल्ड वॉर। क्या बच्चे? कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध था जो 1945 से लेके, यहाँ पे डेट आप करेक्ट कर लो, 1991 तक ये कोल्ड वॉर चलता है। और इस कोल्ड वॉर में इस शीत युद्ध के अंदर आपको ये समझ में आएगा 2 महाशक्तियाँ उभर कर आती हैं। एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए पूंजीवादी देश है, यूएसएसआर समाजवादी देश है, समाजवादी। ठीक है, अगर मैं ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप जो यूट्यूब के अंदर कैप्शंस हैं आ रहे हैं उसको थोड़ा नोट कर लीजिए, उसमें समाजवादी दिख रहा होगा जो यूएसएसआर की विचारधारा है, और यूएसए की विचारधारा है पूंजीवादी विचारधारा। तो ये विचारधारा में, इस विचारधारा को लेकर 2 देशों के बीच में, 2 महाशक्तियों के बीच में वैचारिक युद्ध होता है। ये कोई सैन्य संघर्ष नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध था। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे इस युद्ध के दौरान कहीं सैनिक तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे देश नहीं आए। कुछ ऐसे छोटे छोटे देश थे जिनके बीच में युद्ध भी हुए, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जहाँ पे सैनिक हस्तक्षेप भी हुए हैं। परंतु अगर मोटा माटी अगर हमें समझना है कोल्ड वॉर क्या है, तो एक तरह से वैचारिक युद्ध है जहाँ पर समाजवादी देश यूएसएसआर है और यूएसए पूंजीवादी देश है। और ये दोनों देश चाहते हैं, ये 2 महाशक्तियाँ चाहते हैं कि दुनिया के अंदर इनकी विचारधारा का प्रभाव ज़्यादा दिखे। जो देश है दुनिया के अंदर, इनकी अपनी इनकी विचारधारा माने।
जो जितना प्रभाव फैला पाएगा उसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर यही समझना है कि शीत युद्ध वैचारिक युद्ध है। अभी हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है। शीत युद्ध के मैंने लेक्चर बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहो तो पहला जो वीडियो है मेरा 1 घंटे का है, इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसमें आपको दिख जाएगा इंट्रोडक्शन कोल्ड वॉर को लेकर। उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है। 1 घंटा सिर्फ मैंने उसका इंट्रोडक्शन ही दिया है। वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यूएसए और यूएसएसआर क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर ध्यान देना है। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि भाई जो भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर, यहाँ पे ध्यान रखना 1990 नहीं है, यहाँ पे 1991 आपको लिखना है। कितना लिखना है? 1991। ठीक है, 1991 में आप देखोगे शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, 1945 में शीत युद्ध शुरू होता है। उसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू होता है, 1945 में ख़त्म होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में। आपको और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रभावित होने वाली ज़मीन है, धरती है या महाद्वीप है, वो यूरोप है। ये ऐसा महाद्वीप है जिसने बहुत तबाही झेली है, और इसी कारण आपको कुछ लेसन्स ऐसे दिखेंगे, ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जहाँ पे यूरोप की ज़्यादा बात हो रही है, चाहे वो पश्चिमी यूरोप हो, चाहे वो पूर्वी यूरोप हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक बेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूरोप को समझना है कि क्यों बार बार यूरोप का नाम आ रहा है। तो ये कुछ इसके मुख्य कारण हैं जिसे आपको समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक्स पे हम चलते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध जो है 1945 से 90 के बीच में होता है, 91 के बीच में होता है। तो यूरोप की धरती पर ज़्यादा प्रभावित होती है। तो फिर आप देखो कि यूरोप जो है 2 विचारधारा में बढ़ जाता है। कितनी विचारधारा में बढ़ जाता है? यूरोप 2 विचारधारा में बढ़ जाता है। एक वेस्टर्न यूरोप है, यानी पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप का नेता है यूएसए। क्या बच्चे? यूएसए। यानी यहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा, यहाँ पे कौन सी विचारधारा बच्चे? पूंजीवादी विचारधारा काम करेगी। और ईस्टर्न यूरोप जो है, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। यहाँ पर यूएसएसआर की, क्या बच्चे? यूएसएसआर की समाजवादी विचारधारा काम करेगी। ये यूरोप जो है 2 धड़ों में बढ़ जाता है, 2 खेमों में बढ़ जाता है, 2 समूह में बढ़ जाता है, 2 वर्गों में बढ़ जाता है। बंटने का कारण इसका विचारधारा ही है, क्योंकि यूएसएसआर जो है पूर्वी यूरोप पे अपना कंट्रोल जमाए रखता है, और यूएसए जो है पश्चिमी यूरोप पर अपना नियंत्रण जमाए होता है। या नियंत्रण का मतलब विचारधारा काम कर रही होती है पश्चिमी यूरोप पे अमेरिका की, और पूर्वी यूरोप पे यूएसएसआर की विचारधारा काम कर रही है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई यूरोप जो है 2 विचारधारा में बटा, क्योंकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब जब आप यूरोपीय यूनियन भी पढ़ोगे तो उसमें यही सारी चीज़ें बताई जाएगी। पश्चिमी यूरोप के बारे में पहले आपको पढ़ने को मौका मिलेगा, फिर पूर्वी यूरोप को, फिर मर्ज हो जाते हैं 1992 में, क्या कहते हैं, मास्ट्रिक्ट संधि आती है, और फिर यूरोपीय यूनियन बन जाता है। ये आगे के लेसन में आपको मिलेगा, परंतु आपको ये बेस समझना है कि ये क्यों हो रहा है, बार बार यूरोप का नाम लिया जा रहा है। तो यूरोप की अपना एक इतिहास है, बहुत काला इतिहास है, जहाँ पे युद्ध, हिंसा, संघर्ष सब चीज़ झेलने को मिला है। और फिर यही कारण है कि यहाँ पे यूरोप का बार बार नाम आता है। और चाहे वो शीत युद्ध हो, चाहे 2 ध्रुवीयता का अंत हो, या यूरोपीय यूनियन हो, और भी ऐसे आगे लेसन्स मिलेंगे जहाँ पे आपको यूरोप का काफ़ी रेफरेंस मिलेगा, शीत युद्ध का ज़्यादा काफ़ी रेफरेंस मिलेगा, एक ध्रुवीय व्यवस्था या 2 ध्रुवीय का एक तरह से रेफरेंस मिलेगा। तो ये एक तरह से बेस है। इससे अगर आप जब तक नहीं समझोगे ना तो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं समझाने की, मोटा माटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पश्चिमी यूरोप में, यानी वेस्टर्न यूरोप में, कहाँ पे बच्चे? पश्चिमी यूरोप में अमेरिका का बोलबाला था, और ईस्टर्न यानी पूर्वी यूरोप में यूएसएसआर का बोलबाला था। बोलबाला का मतलब विचारधारा यहाँ पे काम कर रही थी। ईस्टर्न के अंदर समाजवादी, और पश्चिम के अंदर, वेस्टर्न के अंदर पूंजीवादी। यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ऊपर वापस हो जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आप जानते हो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम अभय क्लासेस है। मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशंस देखो, अभय कुमार मेरा नाम है,
और मैं क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी मैंने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है। मैंने अभी हाल फिलहाल में क्वालिफाइड पीएचडी में क्वालिफाइड करा है। ये एग्ज़ाम है वो भी मैंने क्रैक कर रखा है। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में काम करा है, मतलब पढ़ाई करी है अपनी, और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने करी है अरबिंदो कॉलेज से। तो ये मेरी एक कुंडली है, ये मेरा एक बायोडाटा है। आप समझ सकते हो जिससे भी आप पढ़ रहे हो, यानी मेरा अभय कुमार हूँ और आप अभय कुमार से जो पढ़ रहे हो वो ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, वो आपको सक्षम है आपके जो भी परेशानी हैं विषय से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, उसे आपका समाधान कर सकता है। अगर डाउट्स हो तो आप मेरे को यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कुछ भी पूछना है, या आपको ये जो पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, मैं एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाता हूँ बच्चों को। मैं पिछले 15 साल से मैं 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन बैचेस दे रहा हूँ। ये मेरी क्या कहते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करवाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आपने मेरे बारे में जान लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण प्रमुख परिणाम स्पष्ट कीजिए। विघटन के 4 प्रमुख कारण, यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए। विघटन के 4 प्रमुख परिणाम कि जब यूएसएसआर, अभी मैंने बताया ना, शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियाँ आपस में लड़ रही थी वैचारिक तौर पे। एक है यूएसएसआर और दूसरा है यूएसए, ठीक है, यूएसएसआर जो है इस विचारधारा में, इस वैचारिक युद्ध में हार जाती है और इसकी विचारधारा थी समाजवादी, और यूएसए की विचारधारा है पूंजीवादी, और पूंजीवादी जीत जाता है। तो ऐसे में आपको ये समझना है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि विघटन के 4 प्रमुख कारण, विघटन के 4 प्रमुख कारण। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि ये विघटन के जो 4 प्रमुख कारण हैं वो देखते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मैंने उठाए हैं, लिया है, ये क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। आप देखते हैं, इस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं बिना समय गवाए। अगर हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से देखें, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। कब हुआ बच्चे? 1991 में हुआ, जब रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने मिलकर इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी थी। किसने घोषणा करी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ये जो आपको देश हैं, इन्होंने घोषणा करी थी साल 1991 में कि भाई अब जो है विघटन हो चुका है यूएसएसआर का। अब यूएसएसआर जो वैचारिक युद्ध लड़ रहा था वो उस युद्ध में नहीं बना रह पाएगा, यानी एक तरह से युद्ध हार जाता है और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है। तो 1991 में हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि किन देशों ने मिलकर इसकी समाप्ति की घोषणा करी थी। रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि 1 नंबर में पूछता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। यह घटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसमें वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा, यानी विश्व की राजनीति पे तो असर पड़ता है, साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। ये आपको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाई किस तरह से किन देशों ने इसके विघटन का अनाउंस करा था। वो रूस, बेलारूस, यूक्रेन हैं, आप अपने सामने देख रहे होंगे स्क्रीन के सामने। और फिर इस घटना ने दुनिया की जो राजनीति है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको एक तरह से प्रभावित करा था, काफ़ी गहरा असर छोड़ा था। ये एक इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा बेसिक सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके परिणाम देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसके परिणाम हुए दुनिया पर, या शॉक थेरेपी जिसे हम कहते हैं, मतलब परिणाम क्या निकल कर आए यूएसएसआर के विघटन से। तो 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी। ये ध्यान रखना, शॉक थेरेपी क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ लेता है बच्चे। देखो मैं यहाँ पे बड़े क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चंस को भी क्लियर कर रहा हूँ। शॉक थेरेपी का मतलब होता है नुकसान पहुँचाकर फ़ायदा देना, यानी आघात पहुँचाकर एक तरह से उपचार करना। आघात किस प्रकार का? यहाँ की जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमिकल जो भी सिस्टम था वो एक तरह से चरमरा गया था, यानी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई थी, इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है।
और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। अब ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है? शॉक थेरेपी समझ में आ गया आपको कि शॉक थेरेपी एक तरह से आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले कोई आपको थप्पड़ मारे, फिर कोई आपको झंडू बम लगा दे कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, सॉरी। तो उसी प्रकार से यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था विघटन हुई। जिस प्रकार से यूएसएसआर का विघटन हुआ, ये अंदाज़ा वहाँ की जो जनता है वो नहीं लगा पाई। तो उन्हें तो लग रहा था कि जब यूएसएसआर समाजवाद से हट जाएगा या समाजवादी विचारधारा ख़त्म हो जाएगी तो यूएसएसआर की जो जनता है उसे एक स्वर्ग का जीवन मिलेगा, उसे एक बेहतर जीवन मिलेगा। परंतु ऐसा होता नहीं, बिल्कुल उलट होता है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा जाती है। और जो उम्मीद जनता लगाए बैठी थी कि उन्हें आनंद का एक मौका मिलने की कोशिश थी कि भाई अगर यूएसएसआर की विचारधारा जब समाप्त हो जाएगी और जो ये सिस्टम है जब ख़त्म हो जाएगा तो जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा, तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि उपभोग के उस आनंद लोक तक, यानी उन्हें लग रहा था भाई जब यूएसएसआर ख़त्म हो जाएगा तो हम एक ऐसे जीवन का लुत्फ़ उठा सकेंगे जो काफ़ी आनंदमय होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। तो कहने का मतलब पहले तो यही लग रहा था आम जनता को, भाई अगर यूएसएसआर का विघटन होगा, ये जो समाजवादी विचारधारा है जिसकी वजह से जो नुकसान झेलने मिल रहे हैं वहाँ के नागरिकों को, वो जब ये समाप्त हो जाएगी समाजवादी विचारधारा तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लोगों को लिए मान के चलो कि दूध की नदियाँ बहेंगी, एक तरह से राम युग आ जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आनंद की जो एक तरह से ख्वाब लिए बैठे थे वैसा वो उन्हें मिलता नहीं है, तो वैसा उन्हें उपभोग नहीं मिल पाता है। उलट ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी, सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है, फ़ायदा कम होता है। तो इसलिए शॉक थेरेपी भी कहा जा रहा है। और लोगों को जो उम्मीद थी वो उस उम्मीद पे ये जो शॉक थेरेपी है या जो क्या कहते हैं जो विघटन हुआ, वैसे नहीं आम जनता को फ़ायदा पहुँचा पा रहा था। तो एक तरह से जनता की उम्मीदों की उलट था। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, मैं उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट समझ में आया हो। अगर आपको मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, मैं फिर से कोशिश करूँगा चीज़ों को समझाने के लिए, परंतु इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई है। आप कमेंट बॉक्स पे आप चीज़ों को अपने जो भी क्वेश्चन है छोड़ सकते हो, या फिर व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप पे भी आप पूछ सकते हो। कॉल नहीं करोगे क्योंकि कॉल नहीं लगेगा, उस पर व्हाट्सअप ही नंबर है वो मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, यानी वहाँ की जो इकोनॉमिकल सिस्टम था। अच्छा, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर का। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, ये तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा डिस्कशन कराई है और कहीं ना कहीं आपने किताब में पढ़ा ही होगा। अर्थव्यवस्था वहाँ के सरकार के नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी बच्चे? सरकार के नियंत्रण में थी, सरकार के नियंत्रण में थी। सरकार के नियंत्रण में थी। और जब सरकार के नियंत्रण में जब अर्थव्यवस्था थी तो सरकार क्या काम करती थी? जो उस सरकार के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था थी, सरकार अपने हिसाब से, यानी हिसाब से मतलब प्लानिंग करके, योजना बनाकर जनता को फ़ायदा पहुंचाती थी। देखो मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मेरे पास टैब नहीं है जो लिखने वाला पेन होता है, मैं अपने हाथों से कोशिश कर रहा हूँ। परंतु आप यूट्यूब के जो कैप्शंस है उसमें भी आप खोल सकते हो, उसे देख सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप लिख भी सकते हो अगर मेरे इस वीडियो के साथ साथ। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी वो सरकार के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो सरकार के नियंत्रण में थी। जितने संसाधन थे वो सब सरकार के नियंत्रण में थे। और संसाधन से या अर्थव्यवस्था से मतलब ये है कि जो भी प्लानिंग करेगी सरकार, वो आम जनता के लिए प्लानिंग करेगी। इंडिविजुअली कोई नहीं सोचेगा अपने लिए, सरकार सोचेगी सबके लिए। यानी व्यक्ति अपने हित के बारे में नहीं सोचेगा, खुद से वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेकर। ठीक है, सरकार ही, यानी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार को कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ही तय करेगी कि क्या क्या होगा। सरकार के नियंत्रण में सारी चीज़ें थी। यानी आप इसे ऐसे समझो, अर्थव्यवस्था किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में है।
अर्थव्यवस्था से मान के चलो संसाधन भी होता है एक तरह से। अब सरकार क्या करेगी, सभी के बीच में उस संसाधनों को समान रूप से बांटेगी। अब क्या संसाधनों को बांटने का मतलब, एजुकेशन सिस्टम, फ्री एजुकेशन सिस्टम, या तो कम से कम पैसों में एजुकेशन मिलेगी या तो फ्री मिलेगी। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं कम से कम पैसों में या तो फ्री दिया जाएगा। रोजगार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मैं रोजगार से ऐसे लिख रहा हूँ, रोजगार दिया जाएगा। और सड़क बिजली पानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार आम जनता के बीच में बांटेगी, और ये सबको समान रूप से बांटेगी। ये संसाधन सभी को समान रूप से बांटेगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो भी अर्थव्यवस्था थी वो सरकार के नियंत्रण में थी। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया, सरकार के नियंत्रण में थी। परंतु जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई। सरकार के हाथ से जो अर्थव्यवस्था थी वो निकल गई, अब पूंजीवाद की ओर शिफ्ट हो गई। परंतु अर्थव्यवस्था जो समाजवाद से पूंजीवाद की ओर शिफ्ट हो रही है, अब सरकार के हाथों से जो नियंत्रण था वो व्यक्ति के हाथों में जा रहा है। इस क्या कहते हैं प्रक्रिया में, ये जो ट्रांसफ़र हो रही है, इस प्रक्रिया में आप देखोगे काफ़ी नुकसान झेलने को दिखेगा। किसको? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को। तो कहने का मतलब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, और जो यहाँ के नागरिक थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना देखने को मिला। अर्थव्यवस्था यहाँ पे उद्योग धंधे औने पौने दामों में बिकने लगे। यानी मान के चलो कि आप जैसे 300 रुपये की एक किताब लाते हो, अगर वो पढ़ नहीं रहे हो या पढ़ चुके हो, वो आपकी किसी काम की नहीं है, तो वो कबाड़ के भाव ही जाएगी। तो 300 रुपये की किताब वो 10 या 20 रुपये में बिक जाएगी। तो आपको लगता है ना कि वो एक कबाड़ हो गया। तो उसी प्रकार से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी कुछ इसी कबाड़ी के भाव बिकी, जिसे सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। आगे आपको दिखेगा यहाँ का औद्योगिक ढांचा बिल्कुल चरमरा गया, समाप्त हो गया, उद्योग धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए। यहाँ पे 90% उद्योग निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। जो पहले सरकार के नियंत्रण में था, जो पहले सरकार के नियंत्रण में था, सरकार के एक सेकेंड, सरकार के नियंत्रण में थी अर्थव्यवस्था, वो अब लोगों के हाथों में आ गई। किसके हाथों में आ गई है? लोगों के हाथों में। देखो, पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ पे व्यक्ति आर्थिक गतिविधि करता है। आर्थिक गतिविधि का मतलब जो वो कमाना चाहता है, जिस तरीके से वो कमाना चाहता है, मतलब इलीगल तौर पे, कानूनी तौर पे, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी पूंजीवाद के अंदर। और जो उस कमाई से वो अपनी संपत्ति बनाता है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति, यानी आप मान के चलो घर हो या अपना बैंक बैलेंस बनाना हो, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, उसे पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। समाजवादी व्यवस्था में बिल्कुल इसके उलट है। समाजवादी व्यवस्था में सरकार का ही नियंत्रण होता है सारा, आपकी खुद की कोई संपत्ति नहीं होगी। जबकि पूंजीवाद के अंदर लोगों की ही संपत्ति होगी, लोग ही तय करेंगे कि उसे किस तरह से काम करना है। उस लोग मार्केट के अंदर काम करेंगे, वो मार्केट का हिस्सा होगा, बाजार चलाएगी अर्थव्यवस्था को, सरकार बाजार को नहीं चलाएगा। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसके हाथों से? समाजवाद से पूंजीवाद में, यानी ट्रांसफ़र हो रहा था समाजवाद से पूंजीवाद। तो समाजवाद से जब पूंजीवाद में ट्रांजैक्शन हो रहा था, ये जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ गति से हुआ। ये जो समाजवाद से जो पूंजीवादी में जो बदला है ना, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ गति से हुआ। जब ये बहुत तेज़ गति से समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ा, तो 90% उद्योग धंधे निजी हाथों या कंपनियों को बेचे गए, यानी लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया। अब एक और बड़ा यहाँ पे जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि जो निजी हाथों में चले गए, तो मतलब यहाँ पे कुछ माफिया लोग थे। इन माफिया लोगों ने इन संपत्ति को खरीदा। तो जो सरकार की संपत्ति थी, जो सरकार के नियंत्रण में उद्योग धंधे थे, वो एक तरह से तहस नहस हो गए। लोगों के हाथों से, सरकार के हाथों से संपत्ति चले गई, पूंजी एक तरह से लोगों के हाथों में चली गई। और अधिकतर पूंजी जो संपत्ति खरीदी है, जो पूंजी लगाकर जो संपत्ति खरीदी गई है, वो माफियाओं के द्वारा खरीदा गया। यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया।
कि अच्छा, एक और चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं ये बात करता हूँ कि एकदम से समाजवाद से, क्या समाजवाद से पूंजीवाद 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 की ओर ट्रांजैक्शन करेगा, एक तरह से बढ़ेगा या एक बदलाव होगा, या आप कह सकते हो कि एक तरह से व्यवस्था बदल गई है, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बदल चुका है। समाजवाद खत्म हो गया है, पूंजीवाद आ चुका है, और समाजवाद से पूंजीवाद आने में बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ गति से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपको ये दिखेगा कि कोई भी चीज़ एकदम से होने से उसके नुकसान तो दिखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने साथ अपना, जैसे आप देखते हो कि घरों में 2 लीटर की बोतल होती है जिसमें पानी भरा रहता है। तो मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति 2 लीटर की पानी एक साथ पी लेगा, एक साथ 2 लीटर का पानी पी लेगा, तो आप जानोगे कि जो शरीर के अंदर के जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा, हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब समाजवाद से पूंजीवाद में बदलाव हुआ, कहाँ पर, यूएसएसआर के अंदर, तो ये जो बदलाव हुआ है ना, बहुत तेज़ गति से हुआ है। और जब ये बदलाव तेज़ गति से हुआ है तो यूएसएसआर को एक तरह से परिणाम जो देखे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भरे देखे गए हैं। मैंने अभी एग्जांपल समझाया है ना कि कोई भी पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक अगर आप पी लोगे 2 लीटर की, एक साथ पी लोगे, तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ करना नुकसानदेही होती है। तो उसी प्रकार जब समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट हुआ, तो जो तेज़ गति से हुआ उसमें काफ़ी नुकसान झेलने को दिखे। तो यही शॉक थेरेपी के परिणाम के तौर पे दिखेगा कि काफ़ी नुकसान यहाँ पे दिखने को मिलता है। लोगों को जो उम्मीदें होती हैं, वो उस उम्मीदों पर ये जो शॉक थेरेपी, जो सोवियत संघ का विघटन है, वैसा नहीं दिखता है। लोगों को पहले उम्मीद थी कि सब बढ़िया हो जाएगा, सब चंगा सी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी सब चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। यहाँ पे नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। माफियाओं का यहाँ पे एक तरह से दबदबा बढ़ जाता है, क्योंकि जब सरकार यानी कम्युनिस्ट पार्टी, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी संपत्ति को बेचती है लोगों को, तो एक अधिकार पत्र, एक ऑफिशियल लेटर दिया जाता है, लोगों को में दिया जाता है। लोगों के पास जब ये अधिकार पत्र जाते हैं ना, कि भाई संपत्ति जब नीलाम हो रही, सरकार अपनी संपत्ति बेचना चाह रही है, तो लोगों को अधिकार पत्र दिया कि आप इसे खरीद सकते हो, ये अधिकार होता है जनता को। परंतु जनता के पास पैसे नहीं थे, पहले भी नहीं थे, क्योंकि जब यूएसएसआर के अंदर जब समाजवाद था तो ऐसी व्यवस्था थी, लोगों के पास निजी संपत्ति नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई करेंसी मुद्रा नहीं थी उनके पास ढंग से। तो जब सरकार संपत्ति बेचेगी तो फिर कौन ही खरीद पाएगा। तो ऐसे में क्या करा लोगों ने, आम जनता ने, अपने जो अधिकार पत्र जो सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने दिए थे, वो एक तरह से उन्होंने अधिकार पत्र माफियाओं को दे दिए। उन माफियाओं ने सरकार से संपत्ति खरीद ली और अपने ही उद्योग धंधे लगा लिए। तो 90% जो सरकारी संपत्ति थी वो सरकार के हाथों से निकल कर किसके हाथों में चलेगी, लोगों को कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जो माफिया वर्ग था उनके हाथों में अधिकतर चली गई थी। तो एकदम से चीज़ें चले जाना, एकदम से शिफ्ट हो जाना समाजवाद से पूंजीवाद, ये नुकसान था। इसे आप अपने दिमाग में लगा लो। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कोई बोतल 2 लीटर की है, अगर उसमें पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, अगर एकदम से पी लोगे तो नुकसान होगा। उसी प्रकार समाजवाद से पूंजीवाद एकदम से बदला तो इसमें नुकसान यूएसएसआर को ज़्यादा झेलना पड़ा। ये आप पॉइंट ध्यान रखना, तो चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा सवाल पूछा ही जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार पढ़ लो और उसके बाद आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब रूस में आर्थिक ढांचे का पुनः निर्माण सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, जब यूएसएसआर के अंदर समाजवादी व्यवस्था थी, अभी मान के चलो, अज्यूम करो, मान के चलो, अरे पूरी ज़िंदगी हो गई यार, 10th क्लास 9th क्लास आपने मैथ के फॉर्मूले में घात 2 मान के चलो, उसका मान 2 मान के चलो, ये जीवन ही बता दिए मान कर। तो आप समाजवाद के अंदर भी ये मान के चलो, अभी बैठे हो तो सुन रहे हो तो मान के चलो कि समाजवाद के अंदर सरकार जो होती है, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में सारा उद्योग धंधे थे। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों से निकलकर किसके हाथों में चले गए हैं, ये एक तरह से
लोगों के हाथों में चले गए हैं, निजी हाथों में चले गए हैं। अब उद्योग धंधे जो हैं सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, वो अब बाजार तय करेगा। क्या तय, कौन तय करेगा? बाजार तय करेगा। औद्योगिक नीति अब बाजार तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो, जैसे अभी आपने सुना होगा, शायद आप छोटे होगे या अपने भाइयों से सुना होगा, जब जियो कंपनी आई, उसे अपना अपना सिम बांटना था, तो उसने एक काम करा कि लोगों को पहले फ्री में सिम देना शुरू करा, उसमें डाटा फ्री देना शुरू करा। फिर धीरे धीरे उसने क्या काम करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाने लगा, मतलब ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में उसने फ्री से शुरू करके पैसे बढ़ाने तक और आज तक जो भी उसके फैसले हैं अपने प्रोडक्ट पर, अपने सामान पर, अपने माल पर, जो भी वो पैसे बढ़ा रहा है या घटा रहा है, जो भी वो ऑफ़र देता है, वो बाजार यानी एक तरह से वो उसकी कंपनी के मालिक तय करते हैं, ना कि सरकार तय कर रही है। तो उसी प्रकार पूरा बाजार इसी तरह से चलता है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्त कि बाजार जो है, इस पे गवर्नमेंट का, क्या बच्चे, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। बाजार अपने नियम खुद तय करेगी, नियम रूल खुद तय करेगी। अब रूल में क्या है कि भाई कोई वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, कितने रुपए में खरीदी जाएगी, कितने रुपए में बनाई जाएगी, क्या एक के साथ एक फ्री करना है, या महंगा बेचना है, या सस्ता बेचना है, ये सब चीज़ें बाजार खुद तय करेगी। यही नियम है और ये बाजार तय करेगा रूल्स। यानी क्रय विक्रय, खरीदने और बेचने, उत्पादन करने, इन सब में सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, बाजार खुद तय करेगी। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जब क्या हुआ, जब ये पौने पौने दामों में चीज़ें बिक गई, सरकार के हाथों से बाजार निकल के लोगों के हाथों में चले गया, तो बाजार अब तय करने लगा अर्थव्यवस्था को। किसको बेटा? अर्थव्यवस्था को। बाजार से ही क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था चलेगी, ना कि सरकार के नीतियों से, ना कि उसकी योजनाओं से। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छठा पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो चीज़ें बेची गई, क्योंकि समाजवाद से पूंजीवाद एकदम से आ रहा है, सरकार अपनी संपत्ति बेच रही है। जब एकदम से चीज़ें होंगी तो नुकसान झेलने को दिखेगा। जब नुकसान झेलने को दिखा तो यहाँ की जो वस्तुएं हैं ना, वो औने पौने दामों में, यानी बहुत ही सस्ते दामों में, कबाड़ के भाव में बिक गई। मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल दिया, आप एक किताब लेकर आए हो, कोई भी चीज़ लेकर आए हो, समय होने के बाद वो चीज़ का महत्व कम हो जाता है, तो फिर आप उसे कबाड़ी को बेचोगे। मान के चलो एक किताब 300 रुपये में आपने ली, आपने उसे ढंग से पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको उस किताब का कोई मायने नहीं रह जाता। जैसे आप 9th में 10th में आप देखते हो, आप पढ़ते हो, तो फिर आप उसे किताबों को आप बेच देते हो। तो एक किताब अगर 300 रुपये की है, अगर उसे आप कबाड़ के भाव बेचोगे तो वो 1 किलो या 250 ग्राम के आसपास बैठती है, आधा किलो के आसपास बैठती है, तो मान के चलो वो 10 रुपये में बिकती है एक किताब। तो यानी आपको ये समझना है कि कबाड़ के भाव में इतने मूल्य गिर जाते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ये ध्यान रखना बच्चे, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, सबसे बड़ी गराज सेल इतिहास की। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि भाई जिस तरह से यहाँ का उद्योग धंधा चरमरा गया, जो वस्तुएं थी, जो उत्पादन था, जो उद्योग धंधे थे, उसकी असल जो मूल्य था उससे ना मिला, वो मूल्य में नहीं बिकी, वो कबाड़ के भाव बिक गई। यानी मान के चलो कि 250-300 करोड़ की कंपनी 20-25 लाख में या 1-1.5 करोड़ 1-2 लाख में बिक गई। तो ये एक तरह से कबाड़ी के भाव बिकना हुआ। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। इसे ध्यान रखना है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने बताया उसे ही कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, जहाँ पे ये जब समाजवाद से पूंजीवाद में शिफ्ट हो रहा होता है तो बड़ी तेज़ गति से हो रहा होता है, जिससे उसके परिणाम ये होते हैं कि जो उसके उद्योग धंधे होते हैं वो औने पौने दामों में बिक जाते हैं। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है।
और यहाँ पे रूबल, रूस की मुद्रा कौन सी है बेटा? रूस की मुद्रा एक तरह से रूबल है। अरे क्या हो गया, रूबल, रूबल एक तरह से मुद्रा है, रूसी मुद्रा है। जैसे भारत की अपनी मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से रूबल भी रूस की मुद्रा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे रूस का नाम क्यों लिया गया। आज हम भविष्य में देखते हैं, जो वर्तमान में देखते हैं कि यूएसएसआर का प्रतिनिधित्व जो है ना, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, फिर उसके बाद रूस आया। क्या आया? रूस आया। रूस का प्रतिनिधि यानी रूस के बाद कौन जिम्मेदारी संभालेगा? ये रूस संभालेगा। तो यूएसएसआर के बाद रूस एक तरह से उसका उत्तराधिकारी कहलाया गया। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन है, तो आपको जवाब देना है रूस है। ठीक है। आपको एक और बात बता दूं, 1922 में, साल 1922 में यूएसएसआर 15 गणराज्यों को मिलकर बनता है। कितने गणराज्यों को मिलकर? 15 गणराज्यों को मिलकर बनता है। यूएसएसआर से पहले भी रूस था। कब था? रूस था। ये मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब समझाया हुआ है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से इसे क्लियर करूँगा शॉर्ट वीडियो बनाकर, ताकि आपको जल्दी समय में ज़्यादा ज्ञान मिल सके उसे। तो आपको पहले ये समझना है, पहले रूस हुआ करता था, फिर यूएसएसआर हुआ, फिर यूएसएसआर से फिर रूस हो गया। तो ये इसकी एक स्टेजेस आपको दिखेगी। पहले स्टेज रूस हुआ करता था, दूसरी स्टेज में यूएसएसआर हुआ करता था, और तीसरे स्टेज में फिर से रूस हो गया। तो घुमा फिरा के रूस जो पहले हुआ करता था फिर से बाद में हो गया। तो यहाँ पे ये आपको दिखना है, ये समझना है। ठीक है, आगे ठीक है, पढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको कि भाई रूसी मुद्रा रूबल हुआ करती थी। जैसे भारत की रुपया है, वैसे ही रूसी मुद्रा रूबल हुआ करती थी, आज भी है। उसमें गिरावट आई। क्या आ गई? गिरावट आई। जाहिर सी बात है, जब उद्योग धंधे चरमरा जाएंगे तो क्या उसके पैसों की, जो उसके रूबल की मुद्रा की, यानी उसकी मुद्रा रूबल की जो वैल्यू थी पहले, वो वैसी रहेगी? नहीं, वो कमज़ोर हो जाएगी। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ी। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की जमा पूंजी ख़त्म हो गई, जाती गई। मतलब जो इतनी बड़ी घटना घटी, समाजवाद से पूंजीवाद में एकदम से शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो मुद्रा रूबल है उसमें तो एक तरह से गिरावट आई, और साथ साथ यहाँ पे जो उसकी जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का मतलब जो महंगाई है वो ज़्यादा बढ़ गई। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे। मान के चलो, मुद्रास्फीति का मतलब जो पहले चीज़ 5 रुपये की मिलती थी, अब वही चीज़ 15 रुपये की मिलने लगी। तो यानी महंगाई बढ़ गई, तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। और लोगों के जो पहले लोगों के पास जो जमा थोड़े से बच्चे कुछ जो पैसे थे, वो उस महंगाई में भी खर्च हो गए। तो एक तरह से एक ट्रॉमा ही था यूएसएसआर की जनता के लिए, जो शिफ्ट हुआ समाजवाद से पूंजीवाद। आपने इसी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा कि यही सोवियत संघ का विघटन का परिणाम है। एक तरह से इनके लिए भयानक सपना ही था कि जिस प्रकार से ये घटना हुई, परंतु सुकून ये मिला कि हाँ भाई, इनको पूंजीवाद चाहिए था और पूंजीवाद मिला। परंतु किस कीमत पे मिला, वो आपने इन 6 बिंदुओं में देख लिया कि क्या नुकसान इन्होंने झेले। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने समझाया हुआ है कुछ चीज़ों को आसान बनाने के लिए। मुद्रास्फीति का मतलब आपने देख ही लिया है, पढ़ ही लिया, अभी मैंने समझाया था। फिर से, हाँ, मुद्रास्फीति का मतलब जब किसी देश में समय के साथ चीज़ों की, सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती। मैंने बताया ना कि 5 रुपये की चीज़ अगर 15 रुपये की हो जाए तो वो महंगाई है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है। इसे आसान भाषा में मैंने बताया, मुद्रास्फीति का मतलब जब किसी देश में समय के साथ चीज़ें और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे पैसों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। इसे क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति। जैसे कि अगर 100 रुपये में 10 सेब मिलते थे, अब वही 100 रुपये में अब 8 सेब मिलते हैं, तो यानी 2 सेब कम हो गए। यही महंगाई है। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई, क्योंकि अब पैसों से कम चीज़ें मिल रही हैं। अब सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त कर दी गई। पहले क्या होता था कि पहले सरकार के कंट्रोल में सब कुछ हुआ करता था। पहले सरकार के कंट्रोल में सब कुछ हुआ करता था, सामूहिक खेती हुआ करती थी। खेती का मतलब आज के टाइम में आप देखते हैं ना, जैसे आप देखते होगे, गांव जाते होगे, अधिकतर बच्चे अपने नाना नानी के या गांव कोई ना कोई रिश्तेदार रहते होंगे, तो
उनके पहले गांव में, आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि अपने देश के अंदर भी तो हर खेत का कोई ना कोई एक मालिक होता है, निजी हाथों में खेत होते हैं। परंतु समाजवाद में ऐसा नहीं था। खेत भी, यानी जो खेती भी हुआ करती थी, वो दो या दो से अधिक परिवार मिलके एक खेत पे काम करते थे। यानी वो खेत भी किसी एक का नहीं होता था, निजी हाथों में नहीं हुआ करता था, वो खेत समूह का हुआ करता था। दो या दो से अधिक परिवार मिलकर काम करते थे। यानी खेत तो सरकार का ही है, परंतु सरकार कहती थी कि ये खेत परिवार को दिए जाएंगे खेती करने के लिए, ताकि उन्हें काम मिल सके और उत्पादन भी साथ साथ हो सके। तो सामूहिक खेती प्रणाली इस तरह से काम करती थी। ये भी समाप्त हो गई, क्योंकि पूंजी समाजवाद से पूंजीवाद में शिफ्ट हो रहा है। तो खेती अब सरकारी हाथों से या सरकार के नियंत्रण से निजी हाथों में चले गई। ठीक है। खाद्यान्न सुरक्षा बंद हो गई। खाद्यान्न सुरक्षा का मतलब ये होता था, पहले समाजवादी व्यवस्था थी, तो समाजवादी व्यवस्था के अंदर ये हुआ करता था, समाजवाद के अंदर सरकार, मान के चलो कि अकाल पड़ जाए, सरकार के पास स्टॉक हुआ करता था और उस स्टॉक से वो लोगों को फ्री में खाना दिया करती थी। तो वो खाद्यान्न सुरक्षा, लोगों को भूखे नहीं मरने दिया करती थी। परंतु समाजवाद जब चला गया, निजी हाथों में आ गया, तो लोगों के पास अब वो खेत तो रहे नहीं। लोगों ने उन खेतों को खरीदना शुरू कर दिया, माफियाओं ने खरीदना शुरू कर दिया। और ये भी आप जानते हो कि सभी लोग नहीं खरीद पा रहे होंगे उद्योग धंधे या फिर ये जो खेत हैं। तो इनको कुछ लोगों ने खरीदा, जिनके पास संपत्ति थी, ठीक है, जिनके पास बचा कुचा पैसा था, या जो माफिया लोग थे उन्होंने खरीदा। अब संकट ये आ गया कि लोगों के पास खाना नहीं है। पहले तो समाजवाद के अंदर सरकार जो है खाना बांटती थी, फसलें का जो उत्पादन हुआ करती थी उसको लोगों के बीच में बांटा करती थी। परंतु अब समस्या ये आ गई कि अब खाद्यान्न संकट बढ़ गया। खाने से संबंधित जो खाद्यान्न संकट का मतलब जो खाने पीने की जो चीज़ें सरकार पहले उपलब्ध करवाती थी, अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अब निजी हाथों में चले गया। क्योंकि अब लोग अपने हितों में ज़्यादा सोचेंगे, लोगों के बारे में कम सोचेंगे। सरकार पहले ऐसा करती थी समाजवाद के अंदर कि पहले जब भी संकट की घड़ी आती थी तो अपना संसाधन जो है आम लोगों के बीच में बांटती थी। ये हमने पहले शुरू में भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे भी बोल रहा जा रहा है कि भाई जब निजीकरण किया जा रहा था तो खेतों का भी निजीकरण हो गया, और जब खेतों का भी निजीकरण हो गया तो जो पहले अब निजी हाथों में चले गए हैं खेत, तो पहले लोगों को तो खाना आराम से मिल जाता था। अगर उत्पादन ना हो, किसी कारण से संकट आ जाए, तो लोगों के, सरकार के पास स्टॉक होता था तो वो सरकार उसे लोगों के बीच में बांटती थी। परंतु अब एक व्यक्ति के हाथों में आ गया, तो क्या व्यक्ति अपना खाना या अपनी फसल को लोगों के बीच में फ्री में बांटेगा? तो नहीं। तो इसका मतलब यही समझना है कि ये एक नुकसान ही है, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। समाज की कल्याणकारी पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया। मैंने बताया था ना आपको कि फ्री हेल्थ सर्विसेज, फ्री एजुकेशंस, फ्री जो भी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे स्कूल हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, सड़कें हो गई, रोजगार हो गया, और या अन्य और भी चीज़ें होती थी, समाजवादी सरकार द्वारा दिया जाता था। ठीक है, समाजवादी सरकार द्वारा दिया जाता है हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और रोजगार, ये एम्प्लॉयमेंट जब ये दिया जाता था सरकार के हाथों से, तो अब निजी हाथों में जब चला जाएगा तो क्या ये व्यवस्था रहेगी? नहीं रहेगी। अब जो सरकारें पहले तो फ्री में हेल्थ सर्विस दिया तो कम पैसों में आपको स्वास्थ्य सेवाएं देती थी, एजुकेशन फ्री में या कम पैसों में देती थी, रोजगार दिया करती थी। परंतु अब ऐसा नहीं रहा, निजी हाथों में जाने से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये नुकसान झेलने पड़े। समाज की कल्याणकारी पुरानी जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी वो क्रम से ख़त्म हो गई। मैंने इसे समझाया हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से समझाया हुआ है। सरकार द्वारा सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन देना, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, ये सभी समाज की कल्याणकारी उदाहरण हैं। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित जीवन जी सके। परंतु जब समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जब व्यवस्था बढ़ी, यानी आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी कि समाज के अंदर कल्याणकारी, समाज के अंदर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो किस प्रकार से सेवाएं देती थी, इसलिए समाज का कल्याण करती थी वो।
इसे कल्याणकारी राज्य के तौर पे भी देखा जाता है। किस तरह से देखा जाता है? समाज कल्याणकारी राज्य के तौर पे भी देखा जाता है, जहाँ पे समाज के सभी लोगों को बेहतर बनाने के लिए, यानी उनका जीवन बेहतर हो सके, किसी कमी से उन्हें जूझना ना पड़े, जैसे स्वास्थ्य की कमी, शिक्षा की कमी, आवास यानी घर की कमी, ये ना कमी हो, इसलिए सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी ये सब चीज़ें पहले दिया करती थी। परंतु समाजवाद से पूंजीवाद में शिफ्ट होने से ये सारी चीज़ें मिलना बंद हो गई, तो ये भी नुकसान झेलना पड़ा। फिर हम देखें जैसे कि सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन देना, वृद्धावस्था पेंशन देना, बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, ये सभी समाज के कल्याणकारी उदाहरण हैं। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जी सके। परंतु जब समाजवाद से पूंजीवाद में बदल गया व्यवस्था, तो इसमें ये सारी चीज़ों की कमी महसूस हो गई, लोगों को नुकसान झेलने पड़े और ये सारी जो सुविधाएं पहले मिलती थी वो बंद हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा है, सोवियत संघ में गरीबी बढ़ गई। क्या बच्चे? सोवियत संघ में गरीबी बढ़ी जाएगी। जो आप हालात देख रहे हो, जिस प्रकार से सरकार के नियंत्रण से लोगों के हाथों में जा रहा है, क्या सभी लोग समाज के अंदर अमीर होंगे? नहीं। जिनके पास पैसा था उन्होंने खरीद लिया, और ये जिनके पास वो मतलब होता है मुट्ठी भर लोग ही खरीद पाए, और उनमें से अधिकतर लोग थे माफिया, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो थी गरीबी में रह गई, यानी यहाँ पे गरीबी बढ़ गई। और दूसरा, यहाँ पे समाज में आर्थिक विषमता बढ़ गई। आर्थिक विषमता का मतलब अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। अमीर और गरीब, ठीक है, अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। नए संविधान व संसद कमज़ोर होना। अब जब जाहिर सी बात है, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो जो 15 गणराज्य देश जो मिलके बने थे, जिनसे यूएसएसआर बना, क्या यूएसएसआर 15 गणराज्यों से मिलके बना था, ये विघटन हो गया। और इस विघटन की सबसे पहले अनाउंस करा था रूस, बेलारूस और यूक्रेन के द्वारा। तो इन देशों ने जो 15 गणराज्य देश हैं, इन 15 गणराज्यों में से 14 गणराज्य देशों ने, आप देखोगे, उन्होंने अपने संविधान बनाए और संसद बनाई, परंतु ये संविधान बहुत ही कमज़ोर थे और संसद भी बहुत कमज़ोर थे। या कह सकते हो कि इन्होंने फिर से, जैसे आपने देखा कि समाजवाद यूएसएसआर के अंदर समाजवादी व्यवस्था हुआ करती थी, यूएसएसआर के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, वही सारे फैसले लिया करती थी, वो सब एक तरह से ख़त्म हो जाता है। परंतु जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो कुछ देश जो हैं संविधान अपना लेते हैं, संसद अपना लेते हैं, और कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो एक पार्टी या एक व्यक्ति का शासन अपना लेते हैं, यानी घुमा फिरा के वही व्यवस्था आ जाती है इन देशों के अंदर जो विघटन हुए देश हैं, जो पहले कभी यूएसएसआर के अंदर हुआ करती थी, यानी एक पार्टी का सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कमजोरियों के तौर पे उभर कर आने लगी, और ये सब किसके कारण हुआ? ये कारण था यूएसएसआर के विघटन के कारण। किसके कारण बेटा? यूएसएसआर का जो विघटन हुआ, तो इसके ये कुछ मुख्य क्या कहते हैं परिणाम हैं, जिसे आपने देखा। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि सोवियत संघ का विघटन केवल एक राष्ट्र का टूटना नहीं था, बल्कि इससे वैश्विक संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक सोच में गहरा परिवर्तन हुआ। यानी एक तरह से जो संतुलन था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, जो वैचारिक संतुलन था, वो बिगड़ गया। अब अमेरिका का दबदबा दुनिया के सामने ज़्यादा बढ़कर आ गया। अमेरिका बहुत खुल के काम करने लगा, अमेरिका पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। विश्व एक ध्रुवीय क्या कहते हैं शक्ति के दबदबे में जीने लगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थिति में बदलाव आया, आर्थिक सोच में गहरा परिवर्तन आया। तो इस तरह से आप देखोगे ये सारे निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी टाइम लिया, परंतु ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको फिर कहीं किसी भी वीडियो को देखने या किताब को देखने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी। देखो अभी मैंने एक वर्ड समझाया था, अब इसके ऊपर एक पूरा एक क्वेश्चन बनकर आया है। शॉक थेरेपी संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका कहा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी क्या शॉक थेरेपी संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका कहा जा सकता है, ये पूछ रहा है। जो शॉक थेरेपी हुई थी यूएसएसआर के अंदर, कहाँ पे बच्चे? यूएसएसआर के अंदर शॉक थेरेपी हुई, क्या ये एक बेहतर तरीका हो सकता है, ये आपको बताना है। क्या ये जो हुआ था, ये जो सब सारी चीज़ें घटनाएं हुई थी, क्या ये एक बेहतर तरीका है? तो जाहिर सी बात है, शॉक थेरेपी का मतलब यूएसएसआर का विघटन का परिणाम ही है।
तो क्या वो बेहतर तरीका था? जो भी आपने विघटन देखा है, जो परिणाम देखे हैं विघटन के, वो सही अंजाम तो नहीं है, वो तरीका तो सही नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था, कोई भी चीज़ तेज़ गति से की जाएगी तो उसका नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था को, या जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो नुकसान ज़्यादा दिखे। लोग जिस तरह से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सब बेहतर हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। तो तरीका तो ठीक नहीं था, ठीक है, ये तो आपको साफ है ही है। परंतु अब हम ध्यान रखते हैं कि ये प्रस्तावना में क्या बात कर रहा है, आपको कुछ इसी फॉर्मेट में लिखना भी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य पूर्वी सोवियत देशों ने समाजवादी आर्थिक प्रणाली को छोड़कर पूंजीवाद की ओर संक्रमण किया। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यूएसएसआर में थोड़ा और 1917 के अंदर रूस में बोल्शविक क्रांति होती है। कौन सी क्रांति होती है? बोल्शविक क्रांति 1917 में। फिर आप देखोगे 1922 में 15 गणराज्य मिलके यूएसएसआर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? यूएसएसआर बन जाता है, यूएसएसआर बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1917 में क्रांति होती है रूस के अंदर, जिसे हम बोल्शविक क्रांति कहते हैं या समाजवादी क्रांति कहते हैं। ये क्रांति साफ कहती है कि पूंजीवाद के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? पूंजीवाद के खिलाफ है। फिर 1922 के अंदर हम ये देखते हैं कि 1922 के अंदर रूस के अंदर जो क्रांति होती है, रूस यूएसएसआर बन जाता है। क्या बन जाता है? यूएसएसआर बन जाता है 1922 के अंदर। और कितने गणराज्य इसके साथ मिलके यूएसएसआर बनाते हैं? 15 गणराज्य। कितने बच्चे? 15 गणराज्य मिलके इसको यूएसएसआर बनाते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। और आपको ये समझ में आना चाहिए, जब यूएसएसआर बना तो एक बोल्शविक क्रांति लाने में लेनिन जो थे वो नेता थे। बोल्शविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। आप अगर मेरा यहाँ पे लिखा हुआ ना समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब के कैप्शंस को देख सकते हो, उसे लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और लेनिन एक तरह से नेता के तौर पे उभर कर आए। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था लाए। कहाँ पर? यूएसएसआर के अंदर। 1922 के अंदर हम देखते हैं रूस यूएसएसआर बन जाता है। मैंने अभी बताया, लिख कर भी आपको दिखाया, समझाया भी। और फिर आप देखते हो कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर के अंदर एक पार्टी की शुरुआत होती है जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। ये तो वैसे 1917 से शुरू हो जाती है और यूएसएसआर 1922 में होते, तो यूएसएसआर का नाम आप ज़्यादा सुनते हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय व्यवस्था, यानी सिर्फ एक ही पार्टी होगी। कहाँ पर? यूएसएसआर के अंदर एक पार्टी का ही शासन आ गया। अब ये जो पार्टी है, आप देखोगे यहाँ पर एक विचारधारा होगी, वो है समाजवादी। कौन से बच्चे? समाजवादी विचारधारा होगी। और कम्युनिस्ट पार्टी को ही अगर शब्द आ जाए सरकार, तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही मतलब होगा। राज्य का मतलब ही कम्युनिस्ट पार्टी होगा, क्योंकि सारा कंट्रोल, सारा जो भी नियंत्रण है, सारी शक्तियाँ जो हैं वो कहाँ पर हैं? वो सारी शक्तियाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। इसे आप कुछ ऐसे समझो, जैसे मान के चलो ये यूएसएसआर है, ठीक है, ये यूएसएसआर है और इसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ही अपने आप में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, सारी शक्तियां कहाँ पर हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। अब ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक की ये पहचान नहीं होती कि शक्ति एक जगह सीमित हो। लोकतांत्रिक की पहचान होती है कि शक्तियाँ जो हैं बटी होती हैं। जैसे भारत को मान के चलो, आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये क्यों खींचा है, ये कार्यपालिका हो गई, ये न्यायपालिका हो गई, ये व्यवस्थापिका हो गई। यहाँ पे शक्तियाँ बटी हुई हैं। और यहीं तक ही नहीं, यहाँ पे आप देखोगे राज्य स्तर पे भी चीज़ें बटी हुई हैं। राज्य स्तर पे भी देखोगे कि राज्य सरकारें भी होती हैं, नगर निगम होता है, पंचायती व्यवस्था होता है। तो यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है बेटा? शक्तियाँ बटी हुई हैं। आप इसे इस तरह से समझो कि शक्तियाँ जो हैं बटी हुई हैं, कि केंद्र से लेके क्षेत्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक देशों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियाँ बटी हुई होती हैं। परंतु यूएसएसआर के अंदर ऐसा
नहीं था। यूएसएसआर के अंदर शक्तियाँ एक जगह सीमित थी। देखो 54 मिनट हो गए इस वीडियो को बनाते हुए। मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं आप बहुत लंबी बना रहा हूँ, परंतु इन वीडियो को देखने के बाद आप 12th क्लास ही नहीं, आने वाले भविष्य में जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं या आप कॉलेज की भी पढ़ाई करोगे तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेस समझाया मैंने। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या बेहतर तरीका था, तो जवाब है नहीं। क्योंकि जिस तरह से शॉक थेरेपी हुई और ये जो संक्रमण हुआ, यानी समाजवाद से पूंजीवाद में जो परिवर्तन हुआ, जो एक तरह से शिफ्ट हुआ, क्या ये तरीका सही था? आपका जवाब होगा नहीं। इतना तो हमें पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य पूर्वी सोवियत देशों ने समाजवादी आर्थिक प्रणाली को छोड़कर पूंजीवाद की ओर संक्रमण करा। किसकी ओर संक्रमण करा? पूंजीवाद की ओर। जैसे मैंने बताया कि यूएसएसआर समाजवादी व्यवस्था थी, इसके अंदर 15 गणराज्य थे और उनमें भी समाजवादी व्यवस्था काम करती थी, परंतु जब ये विघटन हुआ तो पूंजीवाद की ओर संक्रमण हुआ और जितने भी जो भी गणराज्य देश थे उन्होंने भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। संक्रमण का मतलब होता है फैलाव, फैलना, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर फैलना। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। और ये जो शॉक थेरेपी हुई थी बहुत तेज़ गति से हुई थी। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो पिछला क्वेश्चन था। अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगी चीज़ें कि तेज और अचानक परिवर्तन हुआ। मैंने आपको अभी कुछ पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर समझाया था कि कोई भी परिणाम अगर तेज़ गति से होंगे, कोई भी चीज़ या कोई भी बदलाव अगर तेज़ गति से होगा तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ख़राब होंगे, बहुत ही जल्दबाजी वाले दिखेंगे, जो सही नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भी यही है, क्योंकि जब शॉक थेरेपी में चीज़ें तेज़ गति से बदली तो अचानक परिवर्तन हुआ, जिस अचानक की वजह से सोवियत प्रणाली चरमरा गई। जैसे तेज और अचानक परिवर्तन हुआ, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ा। किससे? समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने से यह प्रक्रिया इतनी तेज़ थी कि इससे समाज पर नकारात्मक असर पड़ा, इस पर बुरा असर पड़ा। नकारात्मक का मतलब बुरा असर पड़ा। इसे झटके के साथ इलाज कहा जाता है, यानी झटके के साथ इलाज कह लो, या शॉक थेरेपी जिसे कहा जाता है, यानी आघात पहुंचाकर, यानी नुकसान पहुंचाकर उपचार करना, यानी इलाज करना। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। राज्य की संपत्ति का निजीकरण, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही समझाया था, यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा कि राज्य का मतलब सरकारी जो संपत्ति थी वो औने पौने दामों में बिक जाती है और सरकार के हाथों से निजी हाथों में चले जाती है। इसमें भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे ओलिगार्क्स का मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग जो ताकतवर लोग होते हैं। ठीक है, उन गिने चुने बहुत अमीर और ताकतवर लोगों को कहते हैं जिनके पास देश की बड़ी संपत्ति सत्ता के पास होती है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप में पहले बहुत ताकतवर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पहले बहुत ताकतवर लोग रहा करते थे, अमीर लोग रहा करते थे। अब क्योंकि संपत्ति उनसे चले गई है, ताकत उनके हाथ से चले गई है, शिफ्ट हो गई है, पूंजीवादी हाथों में आ गई है, तो इससे क्या हो गया, एक नया वर्ग और उभर कर आ गया। अब ये सरकारी जो ओलिगार्की है वो नहीं, यानी जो अमीर लोग हैं वो नहीं, अब समाज के अंदर एक मध्यम वर्ग उभर कर आ गया जो काफ़ी पैसे वाला उभर कर आया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओलिगार्की कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने इसे एग्जाम्पल से भी समझा रखा है कि रूस में कुछ लोग सरकारी संपत्ति खरीदकर बहुत अमीर बन गए और देशों के फैसलों पर उनका असर बढ़ गया। इन्हें ही ओलिगार्क्स कहा जाता है। ओलिगार्क्स का मतलब होता है अमीर लोग। ठीक है, पूंजीपति लोग जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आगे बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि हुई। ये आपको समझ में आ जाता है कि पहले सरकार के हाथों में था तो लोग गरीब तो नहीं रहा करते थे, भूखे नहीं रहा करते थे, उन्हें इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। परंतु जब सरकार के हाथों से निजी हाथों में चले गए तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का हिस्सा दूसरे को नहीं देगा। पहले समाजवाद में ऐसा होता था कि समाजवादी सरकार जो होती थी पहले लोगों को ये फ़ायदा देती थी, तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई, जो सरकारी सुविधाएं थी वो मिलना बंद हो गई, लोग गरीबी, बेघर और आत्महत्या करने लगे, ये सारी समस्या उत्पन्न हो गई। मुद्रा का अवमूल्यन, यानी जो उसकी तो क्या कहते हैं मूल्य था रूबल का, वो गिर गया। अब पहले जैसी उसकी कीमत नहीं रही। ठीक है, लोग जो हैं परेशान होने लगे, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई थी।
लोक कल्याण सेवाओं का पतन। क्या? लोक कल्याण सेवाओं का पतन। जो पहले फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षाएं, जो पेंशन दी जाती थी वो अब नहीं मिलने लगी, बंद हो गई। अब लोगों का जीवन यापन कठिनाइयों से जीने लगे। असमानता में वृद्धि, अमीर गरीब का फासला बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कितनी जल्दी क्लियर हो गया। अगर हमने पिछला क्वेश्चन पे अगर ध्यान दिया है तो हमने बहुत समय लिया है, परंतु उसके बाद के जो क्वेश्चंस है उसे समझना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि शॉक थेरेपी को संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें आम जनता को बहुत नुकसान पहुँचा और सामाजिक असमानता बढ़ गई। अगर यह प्रक्रिया धीरे धीरे नियोजित ढंग से, नियोजित का मतलब प्लानिंग तरीके से, अगर इसे स्तरबद्ध तरीके से किया जाता, एक के बाद एक करके सरकारी हाथ से निजी हाथों में एक एक करके किया जाता, तो इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। परंतु यहाँ पर एकदम से चीज़ों को सरकारी हाथों से निजी हाथों में दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे सकारात्मक परिणाम नहीं, नकारात्मक परिणाम देखने को मिला। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस यही है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिख रहा है। मैं इन कंपटीशन की तैयारी भी करवाता हूँ। 12th क्लास में ऑफलाइन बैचेस भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, यूजीसी नेट या सीयूटी की भी तैयारी करवाता हूँ। अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय यूनियन आपका टॉपिक है। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, क्योंकि थंबनेल में भी आपने पढ़ा होगा कि दो ध्रुवीयता का अंत और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, तो ये दो लेसनों का ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने जो हर साल हमेशा पूछे ही जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कुछ बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें बस थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ते रहना है। यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा, इसकी सीमाएं क्या हैं? एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय, एक अधिराष्ट्रीय संगठन का मतलब होता है कि बहुत सारे देशों ने मिलकर एक समूह बनाया जिनके ऊपर एक जैसी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, जैसे कि एक झंडा है, एक मुद्रा है, एक संसद है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक क्या कहते हैं सुरक्षा नीति है, एक विदेश नीति है। जिस तरह से ये यूरोपीय यूनियन काम करती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक देश काम कर रहा है, परंतु ये एक देश नहीं है, एक देश यूरोपीय देशों का समूह है, इसलिए इसे अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पे भी जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इसकी सीमाएं क्या हैं, इस पर क्या सीमाएं लगाई जा सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा बेसिक में और क्लियर करवा देता हूँ। अगर हम नीचे जाएँ, मैंने आपको यूरोप का मैप दिखाया था कि यूरोप में आपने देखा कि यूरोप में ही पहला विश्व युद्ध हुआ, यूरोप में ही दूसरा विश्व युद्ध होता है, और यूरोप को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव झेलना पड़ता है शीत युद्ध का। ये बात अलग है, शीत युद्ध के कुछ फ़ायदे इसको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मार्शल योजना, फिर आप देखते हो उसके पश्चिमी यूरोप में ज़्यादा प्रभावी होती है, ये बात अलग है। ठीक है, आप देखोगे यूरोप जो है शीत युद्ध के दौरान 2 भागों में था। कितने भागों में था? 1945 से 1991 में 2 भागों का मतलब ये नहीं है कि कोई दीवार थी या बट गया था ना, ये वैचारिक तौर पे अलग था। यानी एक वेस्टर्न यूरोप और एक पूर्वी यूरोप, यानी ईस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप का जो नेता था वो अमेरिका हुआ करता था, और ईस्टर्न यूरोप का नेता था वो यूएसएसआर हुआ करता था। ईस्टर्न यूरोप पे समाजवादी विचारधारा काम करती थी और वेस्टर्न यूरोप के अंदर पूंजीवादी विचारधारा काम करती थी। परंतु 1945 से 1991 की ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये टाइमलाइन अगर आपको ध्यान नहीं रहेगी तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, यानी समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको टाइमलाइन ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को जल्दी से समझ सको। अगर टाइमलाइन नहीं ध्यान रखोगे तो आपको ये सब गड़बड़ दिखेगा। इसलिए आपको टाइमलाइन को ध्यान में रखना है कि ये किस समय में घटना हो रही है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यूरोप 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप आपके सामने दिख भी रहा है। पश्चिमी यूरोप में आप 1945 में आप देखते हो कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। यूरोप ही एक ऐसी धरती थी जहाँ पे पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध झेलता है। अब ये नहीं कि दुनिया, अफ्रीका या एशिया नहीं झेलता है, झेलते हैं, परंतु इनके मुकाबले यूरोप ज़्यादा झेलता है। तो यूरोप की धरती को हमने इसलिए लिया है। यूरोप के नज़दीक वाला प्रदेश, यूरोप के पश्चिमी हिस्से में अमेरिका पड़ता है और पूर्वी हिस्से की तरफ पड़ता है यूएसएसआर। ठीक है, तो पश्चिमी हिस्से पे जब अमेरिका पड़ता है तो पश्चिमी हिस्से पे ज़्यादा प्रभाव
अमेरिका का था। तो यहाँ पे आपको ये समझने को मिलेगा कि पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका का प्रभाव इसलिए था। और 1945 में, क्या बच्चे, 1945 में जब शीत युद्ध शुरू होता है तो 1948 के अंदर एक मार्शल योजना बनाई जाती है पश्चिमी यूरोप में। कहाँ पे बच्चे? पश्चिमी यूरोप में ये मार्शल योजना लाई जाती है। कौन से हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में। अब अच्छा, अमेरिका की कोशिश तो थी कि वो पूर्वी यूरोप में भी ला सके, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि टाइमलाइन फिर से ध्यान रखो, 1948 की बात चल रही है और शीत युद्ध चल रहा है। तो 1948 के समय में पूर्वी यूरोप किसके प्रभाव में था? यूएसएसआर के प्रभाव में था। तो क्या मार्शल योजना का प्रभाव क्या पूर्वी यूरोप में हो पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। तो इसलिए 1948 में मार्शल योजना आता है। यहाँ पे एक आर्थिक संगठन बनाया जाता है। यहाँ पे आर्थिक संगठन का मतलब आर्थिक ढांचा तैयार करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो उन्होंने नुकसान पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में झेला था आर्थिक तौर पे, उसको फिर से रिवाइव या फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही थी। तो 1948 के अंदर आप ये पढ़ोगे या समझने की कोशिश करोगे कि पश्चिमी यूरोप के अंदर ही मार्शल योजना काम करती है। अभी यूरोपीय यूनियन बना नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें ये, आपने टाइमलाइन समझ लिया और मार्शल योजना भी समझ लिया, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पश्चिमी यूरोप की बात चल रही है, ये टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जब यूरोपीय यूनियन का निर्माण हो चुका है। यूरोपीय यूनियन का निर्माण 1992 में हुआ था और 1990 में 91 में संयुक्त राष्ट्र क्या कहते हैं राष्ट्र यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो जब यूएसएसआर का विघटन 1992 में हो जाता है, सॉरी 91 में हो जाता है, तो 1992 में आप देखोगे यूरोपीय यूनियन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? यूरोपीय यूनियन का। जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे पूर्वी यूरोप के, उन्होंने भी पूंजीवादी विचारधारा अपना ली थी। वैचारिक तौर पे अब पश्चिमी यूरोप के साथ वो एक हो गए थे। इसलिए आप देखोगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप वैचारिक तौर पे एक हो जाते हैं। पूंजीवादी विचारधारा यहाँ पे काम करती है और 1992 के अंदर आप 1993 के अंदर मास्ट्रिक्ट संधि होती है, वो लागू हो जाती है, जिससे आप यूरोपीय यूनियन का निर्माण होते हुए देखोगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा, इसकी सीमाएं क्या हैं। एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ का उदय स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। मैंने आपको यहाँ पे इसकी फिर से टाइमलाइन दिखाने की कोशिश करी ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की हालत ख़राब थी। 1939 से 45 तक युद्ध चला और यूरोप का अर्थतंत्र यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, और पॉलिटी यानी राजनीति, पॉलिटिकल सिस्टम, समाज, सब बर्बाद हो गया। यानी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और समाज सब बर्बाद हो जाता है। कहाँ पर? यूरोप के देशों के अंदर, ठीक है। हर देश टूटा हुआ था और भविष्य के लिए डरा हुआ था। अमेरिका ने मदद के लिए मार्शल योजना चलाई 1948 में। मैंने बताया था ना, मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा लाई जाती है। मार्शल एक व्यक्ति है, अमेरिका के मंत्री हुआ करते थे। इन्हीं के नाम पर एक योजना चलाई गई जिसे मार्शल योजना कहा जाता है और ये यूरोप के पश्चिमी हिस्से में काम करती है। पूर्वी हिस्से में क्यों नहीं? क्योंकि ये शीत युद्ध का दौर चल रहा है। 1948 देखो, 1991 तक यूरोपीय यूनियन जो है नहीं बना होता, यानी पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप एक नहीं होते। परंतु अमेरिका की जो पॉलिसी होती है मार्शल योजना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से हिस्से में काम करती है? पश्चिमी हिस्से पे, यूरोप के पश्चिमी हिस्से में काम करती है। मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, नीचे मैप पे ले जाने की बात करता हूँ। देखो 1948 में यहाँ पे इस वाले हिस्से पे मार्शल योजना लाई जाती है और मैंने बोला 1948, तो आपको ये ध्यान आना चाहिए ये वो टाइम लाइन है जिस समय शीत युद्ध चल रहा है। तो क्या पूर्वी हिस्से में मार्शल योजना काम करेगी? नहीं, क्योंकि पूर्वी हिस्से पे किसका प्रभाव ज़्यादा है? समाजवाद का ज़्यादा प्रभाव है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि पूर्वी यूरोप में मार्शल योजना काम नहीं करती है। यूरोपीय यूनियन जो यूएसएसआर जो होता है, सोवियत संघ जो होता है, मार्शल योजना को पूर्वी यूरोप में लागू नहीं होने देता। अगर मान के चलो कि अगर यूरोपीय यूनियन के अंदर, किसमें बच्चे? यूरोपीय यूनियन के अंदर ये मार्शल योजना लागू हो जाती, तो क्या ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं ये समाजवादी रह पाते? नहीं, फिर ये पूंजीवादी हो जाते। क्योंकि अमेरिका के द्वारा लाई गई पॉलिसी अगर पूर्वी यूरोप में भी काम करती तो फिर यहाँ पर आप देखते हैं ये पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप वैचारिक तौर पे एक हो जाते।
तो यूएसएसआर ने यहाँ पर मार्शल योजना लागू नहीं होने दी। ठीक है, ये टाइमलाइन है, ध्यान में आ गया होगा। अब आपको इसलिए इसी तरह से चीज़ों को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1948 में मार्शल योजना पश्चिमी यूरोप में काम करती है। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद दी ताकि वे फिर से खड़े हो सके। इसका सेंस यही होता है कि भाई मैंने यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूरोप जो है ऐसी धरती है यूरोप की जहाँ पे पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अब फिर तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, परंतु जो शीत युद्ध है उसका प्रभाव देखा गया। परंतु हाँ, ये भी आपको समझना है कि शीत युद्ध में उसको फ़ायदे ज़्यादा हुए नुकसान के मुकाबले। ठीक है, यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद दी। आर्थिक मदद समझ में आ रहा है ना, क्यों दी? क्योंकि वो बर्बादी झेल रहा था यूरोप, परंतु यूरोप के पश्चिमी हिस्से में ये नियम काम करता है, यूरोप के पूर्वी हिस्से में काम नहीं करता ये योजना। यह भी चाहती थी कि यूरोपीय देश आपस में मिलकर काम करें। जितने भी यूरोपीय देश हैं, यानी जो पूर्वी यूरोप हैं, वो भी आ जाएं इस योजना के तहत। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूर्वी यूरोप पे किसका प्रभाव होता है? यूएसएसआर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप पूछो, अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन जो है अपना छोड़ सकते हो, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे ले सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए नाटो बना 1949 में। नाटो कहाँ बनता है? नाटो बनता है अटलांटिक महासागर में। कहाँ बनता है बच्चे? अटलांटिक महासागर के अंदर नाटो बनता है। अटलांटिक महासागर मान के चलो, मैं आपको ऐसे एक काल्पनिक मैप बनाता हूँ। यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे सागर है, ये सागर का नाम है अटलांटिक सागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। में इसे लिखा नहीं आ रहा, परंतु आप सुन रहे हो और कैप्शन में समझ सकते हो। अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे यूरोप है। क्या है बच्चे? यहाँ पे यूरोप है, और फिर उसके ऊपर यहाँ पे यूएसएसआर है। तो ये जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे कुछ द्वीप है, और यहीं पे एक सैनिक अड्डा बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, जिसे नाटो कहा जाता है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। बनाई गई थी 1949 में। ये किसका अड्डा है? अमेरिका का सैनिक अड्डा है, जो कि यूरोप को क्या देगा? सोवियत संघ के खतरे से बचाएगा। यानी ये पश्चिमी यूरोप को यूएसएसआर के खतरे से बचाने के लिए ये सैनिक अड्डा बनाया गया था। ये यूएसएसआर को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। साल 1949 में बनाया गया था। ये ध्यान रखना, एक नंबर में ये पूछे जाते हैं। यूरोपीय देशों में आपसी आर्थिक सहयोग शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? यूरोपीय देशों में आपसी आर्थिक सहयोग शुरू हुआ। पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे ना, उस समय ये आर्थिक तौर पे सहयोग शुरू होने लगा, एक दूसरे की आर्थिक तौर पे मदद करने लगे, उद्योग धंधे शुरू होने लगे छोटे मोटे। और जिस प्रकार से यहाँ पे आर्थिक जो एक गति थी वो पकड़ना शुरू कर दी धीरे धीरे। किसके तहत? 1948 में मार्शल योजना बनाई गई थी, उसके तहत। 1948 में यूरोपीय आर्थिक संगठन बना, और 1949 में यूरोपियन परिषद बना। देखो यहाँ पे आर्थिक संगठन बना और यूरोप के अंदर राजनीतिक परिषद बना। क्या बना? यूरोपीय परिषद, यानी एक राजनीतिक परिषद बना। यूरोपीय परिषद यानी यहाँ पे राजनीतिक परिषद भी कह सकते हो उसे। राजनीतिक परिषद बना, आर्थिक संगठन। देखो आर्थिक संगठन बना 1948 में, 1949 में बना राजनीतिक परिषद। इनका मकसद था आपसी व्यापार और विकास और शांति करना, क्योंकि यहाँ पे ये यूरोपीय देश आपस में पहले लड़ते थे, जिसकी वजह से पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब इनमें आपसी सहयोग बढ़े, व्यापार बढ़े, विकास हो, शांति हो, इसलिए ये योजना लाई गई, मार्शल योजना। और इसके बाद आर्थिक संगठन बना। फिर आप देखते हो यूरोपीय परिषद, राजनीतिक परिषद बना। ये इसका इसलिए बनने का ये मकसद था। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझा पा रहा हूँ तो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और लाइक कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आप मेरे लिए और आपके लिए भी, ताकि अगली जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ये क्यों बनाया गया आर्थिक संगठन या फिर यूरोप के अंदर राजनीतिक परिषद 1949 में। फिर 1957 में बना यूरोपीय आर्थिक समुदाय, एक कम्युनिटी बन गई। ये इसका डेवलपमेंट देखा गया, किसका? यूरोपीय यूनियन का। और ये जो बनाई गई है आर्थिक समुदाय, ये रोम ट्रीटी से बनाया गया। कौन सी ट्रीटी से बनाया गया?
रोम ट्रीटी इटली के अंदर है, वहाँ पर बैठक हुई जिससे ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया। ये आपको डेवलपमेंट दिखेगी यूरोपीय यूनियन की। फिर धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पर एक साझा बाजार, यूरोपीय देश एक बाजार कॉमन मार्केट की तरह काम करने लगा, यानी बिना टोल टैक्स के एक दूसरे से व्यापार कर सकते थे। धीरे धीरे राजनीतिक एकता की ओर बढ़े, यानी यहाँ पे पॉलिटिकल इंटीग्रिटी आने लगी। देश जो है राजनीतिक तौर पे एक महसूस करने लगे, एकता आने लगी, क्योंकि वो एक समूह के तौर पे काम करने लगे, एक राजनीतिक व्यवस्था के तौर पे काम करने लगे, तो एकता बढ़ने लगी। यूरोपीय संसद और कोर्ट और आयोग बने और सब मिलकर निर्णय लेने लगे। ये सब चीज़ होने लगी यूरोपीय यूनियन के अंदर। ये सब एक धीरे धीरे डेवलपमेंट है। फिर साल आता है 1992। आपको ध्यान रखना है 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है, और जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है तो पूर्वी यूरोप के देश जो हैं उन्होंने समाजवादी विचारधारा छोड़कर पूंजीवादी अपना ली, और जो पश्चिमी यूरोप के अंदर अमेरिका की योजनाएं चल रही थी उसका फ़ायदा उठाने लगा। 1992 के अंदर हम देखते हैं यूरोपीय यूनियन बनता है और मास्ट्रिक्ट संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मास्ट्रिक्ट संधि होती है, और मास्ट्रिक्ट संधि के बाद यूरोपीय यूनियन बनता है। अब यूरोप में एक साझा पहचान, साझी मुद्रा, साझा का मतलब सबकी एक पहचान है। वो किसके, जैसे हम भारतीय हैं, हम केरला चले जाए, दिल्ली चले जाए, यूपी चले जाए, तो हमारी पहचान किससे होगी? एक भारतीय होने के नाते से होगी। तो उसी प्रकार यूरोपीय यूनियन में भी यूरोपीय यूनियन के नाते उनकी पहचान होने लगी। ठीक है, उनकी एक मुद्रा होने लगी, उस मुद्रा का नाम है यूरो। जैसे अभी हमने रूसों की यूएसएसआर की मुद्रा पढ़ी थी, रूबल थी, तो उसी प्रकार साझी मुद्रा यूरोपीय यूनियन की यूरो हुआ करती है। कुछ मामलों में साझी विदेश नीति भी बनी है, यानी कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनकी एक ही विदेश नीति है। बड़ी अजब सी बात है कि इतने सारे देश मिलकर एक ही विदेश नीति पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखोगे एक अधिराष्ट्रीय संस्था के तौर पे काम करने लगा यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय संघ की सीमाएं क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं कि ये अनलिमिटेड काम करता है, क्या इसके काम में कोई रुकावट नहीं है, क्या आप सभी देश खुश हैं इसके काम से लेकर, ये सब चीज़ें इस यूरोपीय संघ की सीमाओं के अंदर आपको नोटिस करनी है। तो एकता में विविधता तो है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर फॉरेन एंड डेवलपमेंट जो डिफेंस पॉलिसी है उसके अंदर मतभेद देखा जाता है, यानी जो विदेश नीति बनाई गई है उसमें मतभेद देखा गया है, और जो सुरक्षा नीति बनाई गई है, डिफेंस पॉलिसी बनाई गई है, उसमें मतभेद देखा गया है। सब देश हर बात में एक मत नहीं होते, जाहिर सी बात है। इतने सारे देश हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, 27 देश हैं। क्या 27 देशों के हर फैसले पर, 27 देशों की हर फैसले पर, हर चीज़ को लेकर एक सहमति हो सकती है? नहीं, जाहिर सी बात है। इतने सारे देश एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते, तो यहाँ पर असहमति भी देखी जाती है। हमने विदेश नीति और सुरक्षा नीति या मुद्रा या फिर बाजार, इन सब में भी देखते हैं यहाँ पे एक तरह से असहमति दिखती है, या कुछ ऐसे भी फैसले जिसके ऊपर देखा गया है कि यहाँ पे असहमति देखी गई है। तो यही इसकी सीमाएं हैं। जैसे अमेरिका ने साल 2003 में इराक पर हमला कर दिया था, तो इस हमले को लेकर ब्रिटेन ने साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस, क्या बच्चे, जर्मनी और फ्रांस ने इस हमले का क्या करा बेटा? आलोचना करी। इस हमले की आलोचना जर्मनी और फ्रांस ने कही। देखो, अमेरिका वो है जिसने यूरोपीय यूनियन को खड़ा करा है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है खासा। और आपको ये भी समझना है कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, और जर्मनी और फ्रांस भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। एक समूह के हिस्से होने के साथ साथ ब्रिटेन भी और जर्मनी फ्रांस भी इनमें से एक सहमत है अमेरिका की घटना को लेकर, और दो असहमत है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो यूएसए है, उसने इराक पर हमला करा 2003 में इराक पर हमला करा। कहा कि भाई इराक के अंदर ऐसे हथियार हैं जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, यानी ऐसे हथियार जो समूह में लोगों को मार सकते हैं, ऐसे हथियार इराक रखता है, जैसे परमाणु बम की शंका भी थी। तो ऐसी बातें यूएसए ने करी इराक के खिलाफ, और इराक पे हमला करा, ये कह के कि दुनिया को खतरा है इराक से। तो इराक पे हमला करा, और बाद में जब इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता है इराक के पास जो यूएसए इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो ये एक अलग बात है, परंतु हमें ये समझना है यूएसए की इस घटना को लेकर दो फाड़ हो जाते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं। ब्रिटेन कहता है कि हम यूएसए के साथ हैं, इराक पे जो हमला हुआ वो ठीक है,
जबकि जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ हो जाते हैं, इसके खिलाफ हो जाते हैं, ये इसके साथ हो जाते हैं, ये इसके खिलाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जर्मनी फ्रांस इसके खिलाफ हैं और ब्रिटेन इसके साथ है। और ब्रिटेन और जर्मनी फ्रांस ये सब यूरोपीय यूनियन के हिस्से हैं, परंतु एक हिस्से होने के नाते किसी एक घटना को लेकर दो नज़रिए हैं या अलग अलग नज़रिए हैं, तो एक नज़रिया नहीं है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि भाई यूरोपीय यूनियन की खुद की सीमाएं हैं, यहाँ पे सब एक फैसले पे काम नहीं करते हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसकी ये सीमाएँ हैं। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति कमज़ोर पड़ी है, क्यों? क्योंकि मतभेद हुए हैं, अलग अलग राय रखी है। भाई जाहिर सी बात है, ब्रिटेन जो है अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस बनाना चाहता है और ब्रिटेन जर्मनी और फ्रांस भी बनाना चाहते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन की विदेश नीति से या यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति से सहमत हो, उनकी खुद की अपनी राय हो सकती है विदेश नीति को लेकर। उसी प्रकार से डिफेंस पॉलिसी को लेकर, सुरक्षा नीति को लेकर भी अपनी अपनी राय अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर राय अलग अलग होना एक सामान्य सी बात है। एक देश का स्वभाव एक व्यक्ति जैसा ही होता है, और जैसे व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, राय अलग हो सकती है, उसी प्रकार देशों से बने एक समूह के अंदर जो हैं देश, उनकी भी राय अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे देखने को मिला साझी मुद्रा यानी जो यूरो है उस पर भी सहमति नहीं है। यहाँ पे खासतौर पे हम ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन के अंदर आप देखोगे मार्गरेट थैचर, कौन बच्चे ये नाम ध्यान रखना, मार्गरेट थैचर, हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका जो हेयर स्टाइल था वो मार्गरेट थैचर की तरह ही था, या आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन लिया था इंदिरा गांधी ने। तो हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को लगा कि इससे देश की आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिकल ऑटोनॉमी घटेगी, इसलिए उन्होंने अलग रहने का निर्णय लिया। भाई देखो, यूरोपीय यूनियन की एक करेंसी है, परंतु इस करेंसी को लेकर सभी 27 देश सहमत हो, ऐसा भी नहीं है। इससे ब्रिटेन को लगा कि ये हमारी आर्थिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। हम क्यों आखिर यूरोपीय यूनियन की एक साझी मुद्रा को माने, हमारी खुद की भी मुद्रा हो सकती है। तो ब्रिटेन ने अपनी अलग मुद्रा को लेकर यूरोपीय यूनियन से एक अलग मुद्रा बनाई। तो आपको दिखेगा यहाँ पे निर्णय लिए जा रहे हैं अलग तरीके से। ये नहीं कि सब यूरोपीय यूनियन के एक फैसले को लेकर सब सहमति बना लेते हैं, सभी सहमति बना लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यूरोपीय यूनियन में असहमति भी देखी जाती है। इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को लेकर ये फैसला लिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। फिर हम देखते हैं डेनमार्क और स्वीडन देशों ने maastricht संधि यानी यूरो को विरोध करा। maastricht संधि वो संधि है 1992-93 में लागू हुई थी, 1992 में आई थी, जिससे यूरोपीय यूनियन का निर्माण हुआ था। और यूरो तो आप जानते हो उसकी करेंसी है, यानी करेंसी का निर्माण विरोध करने वाले से ब्रिटेन तो है ही है, नॉर्वे भी है और स्वीडन भी है। और बाकी अगर हम बात करें इस maastricht संधि का विरोध करने में, डेनमार्क और स्वीडन तो है ही हैं, इसका नाम आ गया। तो यानी सभी देश इसका साथ दें या यूरोपीय यूनियन के सभी फैसलों को माने, सभी साझा नीतियों को माने, ऐसा नहीं है। सब विरोध, इनमें विरोध की भी इच्छाएं होती हैं, विरोध जताते भी हैं, समय समय पे ये विरोध देखा भी गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे ये साफ हुआ कि यूरोपीय संघ देश को एक जैसा नियंत्रण नहीं कर सकता, यानी इससे ये साफ हुआ कि यूरोपीय संघ हर देश को एक जैसा नियंत्रण यानी कंट्रोल नहीं कर पाता। हर देश की अपने जो नीतियां हैं उस पर भी असहमतियां देखी गई है, इसलिए यूरोपीय यूनियन सभी देशों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। निष्कर्ष के तौर पे हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ ने युद्ध में तबाह हुई यूरोप को शांति, सहयोग और एकता की राह पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन चूंकि इसमें कई देश शामिल है जिनकी इतिहास सोच और प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, इसलिए ये संघ एक सीमित अधिराष्ट्रीय संस्था बन गई है। तो आपने निष्कर्ष देखा और क्वेश्चंस का एक सार समझने की कोशिश करी कि किस प्रकार यूरोपियन यूनियन है, कब बना, इससे पहले की क्या प्रोसेस रही थी। पश्चिमी यूरोप में ज़्यादा प्रभाव दिखता है यूरोपीय यूनियन का, एक तरह से कह सकते हैं बीज जो है पश्चिमी यूरोप में दिखता है। फिर 1992 के अंदर आप देखोगे यूरोपीय यूनियन बनता है, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तभी पूर्वी यूरोप के देश 1992 में पश्चिमी यूरोप के साथ मर्ज करते हैं। वैचारिक तौर पर विचारधारा पूंजीवादी हो जाती है और यूरोपीय यूनियन का निर्माण आप maastricht संधि के तहत होते हुए देखते हो। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये कुछ मुश्किल शब्द हैं, आपको ये समझना है, 1 नंबर में पूछा जाता है।
ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से पूछे जाते हैं। और कुछ कठिन शब्द के तौर पे वे, जैसे अधिराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये अधिराष्ट्रीय यूरोपीय यूनियन। तो अधिराष्ट्रीय का मतलब होता है ऐसे संगठन जो देशों के ऊपर फैसला ले सकता है। अधिराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देशों के ऊपर फैसला लेने वाले समुदाय को या क्षेत्रीय संगठन को अधिराष्ट्रीय कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल यूरोपीय यूनियन हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो ऐसा संगठन जो देशों के ऊपर फैसला लेता है उसे अधिराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। मार्शल योजना 1948 में, मार्शल जो है एक अमेरिका का ही आदमी था, व्यक्ति था, जो मंत्री के तौर पे था। उसने पश्चिमी यूरोप में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि आती है, यूरोपीय यूनियन का निर्माण होता है। EEC यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है साझा व्यापार संगठन 1957 में बनता है। और विदेश नीति किसे कहा जाता है, किसी देश के दूसरे देश से संबंध बनाने को नीति को क्या कहा जाता है, विदेश नीति। आर्थिक स्वतंत्रता, अपने आर्थिक फैसले खुद की आज़ादी के लिए, यानी अपने आर्थिक फैसले खुद लेना, किसी और के फैसले पर निर्भर नहीं होना। ये ज़्यादा समय हो गया, 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम फिर कभी और दिन समझेंगे। तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया इस वीडियो को बनते हुए, और मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा और समय ले। इससे जो आगे के क्वेश्चंस होंगे और आएंगे, अब रेगुलर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वीडियो मिलेगी आपको, ये मैं इसका प्रॉमिस करता हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप मेरा वीडियो देखो तो पेन कॉपी लेके बैठें, और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। और मैं गारंटी कहता हूँ आपको मेरे वीडियो देखने के बाद ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें ज़्यादा सुलझती हुई दिखेंगी, ना कि उलझती हुई दिखेंगी। मेरा नाम अभय कुमार है। आपने जैसे पहले पढ़ा, मेरा यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस है। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है। अगर आपको फ्री ये चाहिए, PDF चाहिए, तो आप यहाँ इस व्हाट्सअप नंबर से आप ले सकते हो। मेरा पता है भीकम सिंह कॉलोनी, गली नंबर 8, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली 1132। अगर यहाँ तक आप आ चुके हो, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी देता हूँ। तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इस एड्रेस के आसपास जो भी स्टूडेंट रहता है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कम फीस में बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने में विश्वास करता हूं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हुई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।